स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली कक्षा में हमने वाक्य शुद्धि अध्याय के प्रश्न किए थे। लगभग 80 के आसपास हमने प्रश्न कर लिए थे। इसके अलावा आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट पर भी डाले जा रहे हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप वेबसाइट ज़रूर विजिट करिए और वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके अलावा और भी नए क्वेश्चंस हैं, क्विज़ेज़ हैं, उनको आप अटेम्प्ट करते रहिए। तो आज हम इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और इस अध्याय को आज हम पूरा भी कर लेंगे। तो देखिए, देखते हैं आगे प्रश्नों को। तो देखिए, यहाँ से आज हमें अपने प्रश्न प्रारंभ करने हैं। 79वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। पहला, कला और जीवन का अभिन्न संबंध है। दूसरा, वे तो अवश्य ही आएंगे। तीसरा, रमा ने पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदी। और चौथा, स्टेशन पर भारी भीड़ लगी थी। क्या पूछा है आपसे? अशुद्ध वाक्य। तो देखिए, एक एक करके देखते हैं। पहला वाक्य है, कला और जीवन का अभिन्न संबंध है। तो यह आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। दूसरा है, वे तो अवश्य ही आएंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया था अवश्य और सदैव इनके साथ ही का प्रयोग नहीं होता, यानी कि यह आपका अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर ही नहीं आएगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा शुद्ध रूप? वे तो अवश्य आएंगे, ये शुद्ध रूप होगा। तीसरा है, राम ने पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदी। यह भी सही है। और चौथा, स्टेशन पर भारी भीड़ लगी थी। यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। अब 80वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है। पहला है, कृपया आप पधारने का अनुग्रह करें। दूसरा, भाइयों हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। तीसरा, मोहन से यह काम संभव नहीं हो सकता। और चौथा, सीमा गाने का अभ्यास कर रही है। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या बताना है? शुद्ध वाक्य। पहला है, कृपया आप पधारने का अनुग्रह करें। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा? यह आपका है अशुद्ध वाक्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह नहीं आएगा। क्या होगा इसका शुद्ध वाक्य? देखिए, शुद्ध वाक्य होगा, कृपया आप पधारें। यह क्या होगा? यह इसका शुद्ध वाक्य होगा। तो देखिए, आपको ये चीज़ याद रखनी है। कुछ वाक्य आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो उन पर आपको यह जरूर ध्यान देना है कि क्या चीज़ वहाँ पर शुद्ध है, क्या अशुद्ध है। फिर देखिए, आगे देखते हैं क्या दे रखा है अगला वाक्य। तो देखिए, अगला वाक्य है, भाइयों हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। तो देखिए, यह क्या है? यह आपका यहाँ पर होगा शुद्ध वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका उत्तर हो गया। भाइयों हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। तीसरा है, मोहन से यह काम संभव नहीं हो सकता। तो देखिए, यह भी हमने आपको पहले बताया है कि हो सकता है यहाँ पर नहीं आएगा, यह अशुद्ध वाक्य है। इसकी जगह क्या आएगा? मोहन से यह काम संभव नहीं है। चौथा है, सीमा गाने का अभ्यास कर रही है। तो देखिए, क्या होगा? सीमा गाना गाने का अभ्यास कर रही है, यह होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? सीमा, यह भी आपका शुद्ध है और शुद्ध होगा गाना गाने का अभ्यास कर रही है। तो देखिए, यहाँ पर आपका उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर 2 था। इसके अलावा जो तीनों वाक्यों में अशुद्धि है वो हमने आपको यहाँ पर शुद्ध करके भी बता दिया है कि उनमें क्या क्या शुद्धि होगी। इसका फ़ायदा क्या है? तो देखिए, जब आप प्रश्नों को करेंगे तो यदि आपको एकदम से सही उत्तर ना भी आए तो बाकी के विकल्पों से भी आप उत्तर पर पहुंच सकें। 81वां प्रश्न है,
प्रातः काल का दृश्य उस वन में बहुत ही सुहावना होता था। उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी अशुद्धि है। विकल्प क्या है? पहला अर्थ संबंधी, दूसरा अनुवृत्ति संबंधी, तीसरा पदक्रम संबंधी, या फिर चौथा शब्द चयन संबंधी। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोगों को लगेगा कि यह तो सही लिखा हुआ है, शुद्ध रूप में ही है, लेकिन यहाँ पर अशुद्धि है। देखिए क्या वाक्य, क्या अशुद्धि है? तो यहाँ पर है आपके कौन सी अशुद्धि? वो है पदक्रम संबंधी अशुद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका उत्तर होगा। अब शुद्ध वाक्य क्या होगा उसे देखते हैं। तो देखिए शुद्ध वाक्य होगा आपका क्या? शुद्ध रूप होगा, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या होगा? उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। यह इसका शुद्ध रूप होगा। तो यहाँ पर कौन सी अशुद्धि थी? यहाँ पर थी आपके पदक्रम संबंधी अशुद्धि। अब 82वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? यानी कि अशुद्ध वाक्य बताना है। क्या पूछा है? कौन सा वाक्य सही नहीं है? पहला दे रखा है, इस समय आपका वय 40 वर्ष है। दूसरा, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। तीसरा, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। और चौथा, इस समय आपकी उम्र 40 वर्ष है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो पहला क्या है? इस समय आपका वय 40 वर्ष है। तो यह अशुद्ध है, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस समय आपका वय 40 वर्ष है, यह अशुद्ध वाक्य है। बाकी देखिए दूसरा, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, यह भी शुद्ध है। तीसरा, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है, यह भी शुद्ध है। और चौथा, इस समय आपकी उम्र 40 वर्ष है, यह भी शुद्ध वाक्य है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 83वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है? पहला, ईश्वर के अनेक नाम हैं, शुद्ध। दूसरा, ईश्वर के अनेक नाम हैं, शुद्ध। तीसरा, ईश्वर का अनेक नाम है, शुद्ध। और चौथा, ईश्वर के अनेकों नाम हैं। देखिए इसके आगे भी आप शुद्ध लिख लीजिए कि यह भी क्या है? यह भी शुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो देखिए पहला, ईश्वर के अनेक नाम हैं, यह आपका अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईश्वर जो है वह अशुद्ध रूप में लिखा गया है। तो क्या होगा? इसकी जगह होगा ईश्वर। फिर देखिए, ईश्वर के अनेक नाम हैं, यह आपका शुद्ध वाक्य है। और आपसे पूछा है कि कौन सा सही है, तो वह होगा ऑप्शन नंबर 2। ये आपका उत्तर होगा। तीसरा है, ईश्वर का अनेक नाम है, यह भी आपका अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है दे रखा है, इसकी जगह क्या होगा? हैं। और ईश्वर का की जगह क्या होगा? के होगा। चौथा, ईश्वर के अनेकों नाम हैं, तो यह भी आपका अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि अनेकों, हमने आपको बताया था शब्द शुद्धि में कि अनेकों शब्द नहीं होता है। क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है अनेक। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? ईश्वर के अनेक नाम हैं। अब 84वां प्रश्न, इनमें से सही वाक्य चुनिए। यानी कि आपको क्या बताना है? शुद्ध वाक्य। पहला, 1 कप चाय लाओ। दूसरा, 1 कप चाय का लाओ। तीसरा, 1 चाय का कप लाओ। या फिर चौथा, चाय का 1 कप
लाओ। तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, हमने शुरुआत में भी आपको यह बताया भी था। कल की जो कक्षा हुई थी उसमें भी हमने आपको यह बताया था। तो देखिए पहला है 1 कप चाय लाओ। तो आपको ध्यान रखना है कि यह अशुद्ध है। देखने में, बोलने में आपको यह शुद्ध लगेगा क्योंकि सामान्यतः हम बोलचाल में ऐसे ही बोलते हैं। दूसरा 1 कप चाय का लाओ, यह भी आपका अशुद्ध है। तीसरा 1 चाय का कप लाओ, तो यह भी आपका क्या है, यहाँ पर अशुद्ध है। चौथा है चाय का 1 कप लाओ, यह आपका सही है, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है आपके लिए यह। क्या होता है शुद्ध वाक्य? चाय का 1 कप लाओ। जैसे कि क्या था, खाने की 1 थाली लगाओ। तो आपको याद रखना है जिस चीज़ के लिए कप चाहिए वह पहले आएगी, जिस चीज़ के लिए थाली चाहिए वह पहले आएगी। अब 85वां प्रश्न, इनमें से सही वाक्य चुनिए। तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है। पहला, गांधी जी का भाषण स्मरणीय है। दूसरा, गांधी जी का भाषण विस्मरणीय है। तीसरा, गांधी जी का भाषण स्मरणीय है। और चौथा, गांधी जी का भाषण संस्मरणीय है। तो देखिए देखते हैं इन्हें पुनः। पहला क्या था, गांधी जी का भाषण स्मरणीय है, तो यह तो अशुद्ध हो गया। दूसरा, गांधी जी का भाषण विस्मरणीय है, यह भी आपका अशुद्ध है। तीसरा, गांधी जी का भाषण स्मरणीय है, यह आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका शुद्ध वाक्य है और यही इसका उत्तर होगा। चौथा क्या है, गांधी जी का भाषण संस्मरणीय है, तो यह भी आपका अशुद्ध था। तो यहाँ पर उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3, गांधी जी का भाषण स्मरणीय है। अब 86वां प्रश्न देखते हैं। सही युग्म कौन सा है? पहला, छत दीवार पर टिकी है, यह शुद्ध है। दूसरा, छत दीवारों पर टिकी है, यह शुद्ध है। तीसरा, छत दीवार में टिकी है, यह शुद्ध है। या फिर चौथा, छत दीवारों में टिकी है, यह शुद्ध है। आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। तो देखिए पहला क्या है, छत दीवार पर टिकी है, तो यह आपका अशुद्ध होगा। आपको याद रखना है, यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ने पर पहला ही वाक्य यहाँ पर सही लगेगा और इसीलिए विकल्प में उसे पहले स्थान पर रखा है एग्जामिनर ने, जिससे आप आगे के ऑप्शन देखें ही नहीं और इसे पढ़ते ही आप टिक करें और आपका उत्तर जो है गलत हो जाए। तो देखिए यह अशुद्ध है। दूसरा क्या है, छत दीवारों पर टिकी है, तो यह आपका शुद्ध है, यानी कि उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। शुद्ध वाक्य क्या है, छत दीवारों पर टिकी है। छत किसी एक दीवार पर थोड़े टिकी है, सिर्फ कमरे में 4 दीवारें हैं, उनमें से एक पर छत नहीं टिकी है, छत पूरी 4 दीवारों पर टिकी हुई है। तो ये आपको यहाँ पर इसलिए आप याद रखना है कि छत दीवार पर टिकी है आपका अशुद्ध होगा और छत दीवारों पर टिकी है वह आपका शुद्ध होगा। तीसरा, छत दीवारों में टिकी है, तो देखिए यह तो वैसे ही अशुद्ध है। और चौथा, छत दीवारों में टिकी है, यह भी अशुद्ध हो गया। 87वां प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य सही है? यानी कि आपको क्या बताना है यहाँ पर, आपको बताना है शुद्ध वाक्य। पहला, मोर के सुंदर पंख होते हैं। दूसरा, मोर के पास सुंदर पंख होते हैं। तीसरा देखते हैं, मोर पर सुंदर पंख होते हैं। या फिर चौथा, मोर में सुंदर पंख होते हैं। तो देखिए पहला वाक्य क्या है, मोर के सुंदर पंख होते हैं, यह आपका सही है और आपसे पूछा भी क्या है, शुद्ध वाक्य, तो यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्या था, मोर के पास सुंदर पंख होते हैं, तो यह आपका अशुद्ध है। आपको याद रखना है, पहले और दूसरे विकल्प में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर देखिए तीसरा क्या है, मोर पर सुंदर पंख होते हैं, तो यह आप पढ़ते ही पता चला लेंगे कि गलत है। और चौथा, मोर में सुंदर पंख होते हैं, तो यह भी आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि यह अशुद्ध है। शुद्ध क्या था, मोर के सुंदर पंख होते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 88 पर अब हम आ चुके हैं। क्या है प्रश्न, सही युग्म कौन सा है? पहला, यह दही खट्टा है, शुद्ध है। दूसरा, यह दही खट्टी है, शुद्ध है। तीसरा, ये दही खट्टा है, शुद्ध है। या फिर चौथा,
यह दही खट्टी है, ये वाक्य शुद्ध है। तो देखते हैं, पहला है यहाँ पर यह दही खट्टा है, तो देखिए यह सही वाक्य है। दूसरा यह दही खट्टी है, तो देखिए हमने आपको लिंग अध्याय में पढ़ाया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वहाँ पर, और दही क्या होता है, दही होता है पुल्लिंग। यहाँ पर खट्टी से यह क्या बता रहा है, स्त्रीलिंग, तो यह आपका अशुद्ध वाक्य हो गया। तीसरा ये दही खट्टा है, तो देखिए दही क्या है, दही है एक वचन, तो यहाँ पर यह आएगा। तो देखिए ये खट्टा होगा, यहाँ पर ये की जगह यह आएगा, यह भी अशुद्ध हो गया। चौथा यह दही खट्टी है, तो देखिए यहाँ भी खट्टा आएगा, तो यह भी अशुद्ध। पूछा है कौन सा सही है, तो वो था आपका पहला। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1, यह दही खट्टा है, यह वाक्य शुद्ध है। 89वां प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य सही है? पहला, वह 10 कक्षा में पढ़ता है। दूसरा, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तीसरा, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। या फिर चौथा, वह 10वें कक्षा में पढ़ता है। तो देखिए एक एक करके देखते हैं इन्हें। पहला वाक्य क्या दिया गया, वह 10 कक्षा में पढ़ता है, तो ये तो अशुद्ध है। क्यों? ऐसा थोड़े है कि वह एक साथ ही 10 कक्षा में पढ़ रहा है। दूसरा, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो देखिए कई जगह हम 10वीं 9वीं इस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन हिंदी में तो वो शब्द नहीं है, वो आपकी लोकल भाषा में है, यानी कि यह भी आपका अशुद्ध हो गया। तीसरा, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, यह आपका सही है। और चौथा, वह 10वें कक्षा में पढ़ता है, तो यह भी आपका अशुद्ध वाक्य है। तो आपको बताना था कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। अब 90वां प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य सही है? पहला है व्यक्ति और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। दूसरा, व्यक्ति और समाज का आपसी घनिष्ठ संबंध है। तीसरा, व्यक्ति और समाज में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। और चौथा, व्यक्ति समाज दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। आपको क्या बताना है? शुद्ध वाक्य। यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह आपको कंफ्यूज करेगा। तो देखिए पहला क्या है, व्यक्ति और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, तो यह आपको देखते ही शुद्ध लगेगा और आप आगे के विकल्पों को देखेंगे नहीं, आपका प्रश्न यहीं गलत हो जाएगा। यह है आपका अशुद्ध वाक्य। दूसरा, व्यक्ति और समाज का आपसी घनिष्ठ संबंध है, यह भी आपका अशुद्ध है। तीसरा, व्यक्ति और समाज में परस्पर घनिष्ठ संबंध है, तो यह होगा आपका सही वाक्य। और चौथा है व्यक्ति समाज दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, यह भी शुद्ध लगेगा, लेकिन यह भी अशुद्ध है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा शुद्ध वाक्य? व्यक्ति और समाज में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यदि परस्पर के बाद में मैं होता तो वह आपका अशुद्ध होता, जो हम पहले पिछली 2 कक्षाओं में देख भी चुके हैं। तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है, शुद्ध वाक्य क्या होगा? व्यक्ति और समाज में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यह आपका एक महत्वपूर्ण वाक्य है, आप इसको याद रखें। और अलग से भी जो वाक्य ऐसे हैं महत्वपूर्ण हैं या आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, उन्हें आप अलग से लिख के रखें, जिससे जब एंड टाइम पर आप रिवीजन करें तो उन वाक्यों को एक बार विशेष रूप से देख लें। इसके अलावा हम इनके टेस्ट पेपर भी आपको करवाएंगे। अब देखिए 91वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है, यानी कि अशुद्ध वाक्य बताना है। पहला है उसके गले में पराधीनता की बेड़ियां हैं। दूसरा, पुलाव बहुत लजीज है। तीसरा, यह काम आप पर निर्भर है। और चौथा, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताना है? अशुद्ध वाक्य। पहला क्या है? उसके गले में पराधीनता की बेड़ियां हैं। तो देखिए पराधीनता की बेड़ियां कहाँ पड़ती हैं? पैरों में। यह आपका अशुद्ध वाक्य है। क्या आएगा? गले की जगह आएगा पैरों में। और शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? उसके पैरों में पराधीनता की बेड़ियां हैं। यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। दूसरा वाक्य अब देखिए क्या पूछा था? अशुद्ध। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्या था? पुलाव बहुत लजीज है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तीसरा, यह काम आप पर निर्भर है या आप पर निर्भर करता है, दोनों ही शुद्ध हैं।
फिर हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, देखिए यह महत्वपूर्ण वाक्य है, तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं होगा, लेकिन प्रश्न किया जाता है। तो आप सामान्यतः हम बोल देते हैं प्रश्न पूछा, लेकिन प्रश्न किया जाता है। तो आप याद रखें, यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण वाक्य है। अब 92वां प्रश्न, पेड़ों पर कोयल कूक रही है, यह वाक्य की संबंधित त्रुटि के कारण अशुद्ध है। यहाँ पर होगा कि यह वाक्य किस संबंधी त्रुटि के कारण अशुद्ध है। तो देखिए कहीं कहीं पीडीएफ में टाइपिंग एरर है, वो हम आपको सही करवाकर फिर इस पीडीएफ को डालेंगे। तो देखिए विकल्प देखते हैं। वाक्य क्या है? पेड़ों पर कोयल कूक रही है। पहला है संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, दूसरा सर्वनाम संबंधी त्रुटि है, तीसरा क्रिया संबंधी त्रुटि है, या फिर चौथा यहाँ पर वचन संबंधी त्रुटि है। तो आपको बताना है। देखिए वाक्य क्या है? पेड़ों पर कोयल कूक रही है। कोयल कितनी है? एक। तो वह कितने पेड़ पर कूकेगी? एक पेड़ पर, यानी कि यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर आएगा पेड़। और शुद्ध वाक्य क्या होगा? पेड़ पर कोयल कूक रही है। तो देखिए शुद्ध वाक्य लिख लेते हैं। पेड़ पर कोयल कूक रही है, यह होगा इसका शुद्ध वाक्य। यानी कि यहाँ पर किसकी अशुद्धि थी? तो यह थी आपके वचन संबंधी। पेड़ों क्या हो गया? बहुवचन, और पेड़ क्या है? एक वचन। तो यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धि थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर होगा। और शुद्ध वाक्य हो जाएगा पेड़ पर कोयल कूक रही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और देखिए प्रश्न संख्या 93 अब हम यहाँ पर देखेंगे। प्रकृति की सौंदर्यता किसका मन नहीं हर लेती? वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? पहला प्रकृति की सौंदर्यता, दूसरा किसका मन, तीसरा नहीं हर लेती, या फिर चौथा कोई गलती ही नहीं है। तो देखिए जिन सभी ने हमारी शब्द शुद्धि अध्याय की क्लासेस ली होंगी, तो उन्हें यहाँ पर वाक्य पढ़ते ही अशुद्धि का पता चल गया होगा। हमने वहाँ पर आपको बताया था शब्द शुद्धि में ये और ता साथ में नहीं आते। क्या होगा? या तो होगा इसके स्थान पर प्रकृति की सुंदरता, या फिर प्रकृति का सौंदर्य। तो देखिए यदि आपने शब्द शुद्धि अध्याय की क्लासेस नहीं ली हैं तो हमने डाली हुई है, वहाँ पर आपको 1000 से ऊपर शब्द हमने उनका अशुद्ध रूप से शुद्ध रूप में लिखवाए हैं। तो वो आप प्रैक्टिस कर लें। उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो कि इस वीडियो के जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब यहाँ पर पूछा है किस अंश में त्रुटि है? तो देखिए पहले ही अंश में त्रुटि है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 प्रकृति की सौंदर्यता, इस अंश में अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। और शुद्ध वाक्य क्या होगा? प्रकृति की सुंदरता किसका मन नहीं हर लेती, या फिर प्रकृति का सौंदर्य किसका मन नहीं हर लेता, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। 94वां प्रश्न, बाघ और बकरी एक साथ पानी पीती है, यह वाक्य क्यों अशुद्ध है? पहला संज्ञा सर्वनाम के गलत प्रयोग के कारण, दूसरा संज्ञा विशेषण के गलत प्रयोग के कारण, तीसरा विशेषण और अव्यय के गलत प्रयोग के कारण, या फिर चौथा क्रिया के लिंग एवं वचन के गलत प्रयोग के कारण। तो देखिए सबसे पहले आप विकल्पों को छोड़कर वाक्य को शुद्ध रूप में लिखें। जहाँ भी आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है या फिर किस वजह से यह वाक्य अशुद्ध है, तो वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, विकल्पों को एक बार पढ़िए और फिर वाक्य को शुद्ध रूप में लिख लीजिए। जैसे ही आप वाक्य का शुद्ध रूप लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या अशुद्धि है या फिर किस वजह से यह वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। यहाँ शुद्ध रूप क्या होगा, देखिए इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। बाघ और बकरी
एक साथ पानी पीते हैं, ये इसका शुद्ध रूप है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, पानी पीती है, और उसके स्थान पर क्या आया है, पीते हैं, यानी कि यहाँ पर वचन की गलती थी। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, वचन और लिंग की यहाँ पर अशुद्धि थी। किस ऑप्शन में है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्रिया के लिंग एवं वचन के गलत प्रयोग के कारण यह वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, और यदि आप विकल्पों से देखने जाएंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं बहुत ज़्यादा और सही उत्तर आपको पता ही ना चले। लेकिन यदि आप पहले वाक्य को शुद्ध लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या अशुद्धि है, और फिर आप वहाँ पर उसको सही उत्तर उसका दे सकते हैं। अब 95वां प्रश्न, व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति परस्पर के सहयोग से ही संभव है। वाक्य के किस अंश में त्रुटि है, आपको बताना है इस वाक्य के कौन से भाग में त्रुटि है। तो देखिए पहला है व्यक्ति और समाज, दूसरा दोनों की प्रगति, तीसरा परस्पर के सहयोग, और चौथा से ही संभव है। तो देखिए यदि हम क्या करेंगे, पहले वाक्य को पढ़ेंगे और इसका शुद्ध रूप लिखेंगे। व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति परस्पर के सहयोग, तो यहाँ पर आपका के नहीं आएगा। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति परस्पर सहयोग से ही संभव है। तो किस अंश में यहाँ पर त्रुटि है, तो वो है आपका परस्पर के सहयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका उत्तर होगा। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति परस्पर सहयोग से ही संभव है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। अब 96वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। पहला, कृपया मुझे अवकाश देने की कृपा करें। दूसरा, तुम सबसे सुंदर हो। तीसरा, मैं चलता चलता थक गया। चौथा विकल्प देखते हैं, वहाँ भारी भरकम भीड़ थी। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वाक्य। पहला क्या है, कृपया मुझे अवकाश देने की कृपा करें। तो देखिए पिछली 2 कक्षा में हम आपको कई बार बता चुके हैं कि कृपया और कृपा दोनों एक साथ नहीं आते हैं, यानी कि यह आपका अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, या तो कृपया ही आएगा या फिर कृपा ही आएगा, और शुद्ध रूप क्या होगा वाक्य का, कृपया मुझे अवकाश दें या फिर मुझे अवकाश देने की कृपा करें। दूसरा है, तुम सबसे सुंदर हो, तो यह आपका सही है। तीसरा, मैं चलता चलता थक गया। अब देखिए यह आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज आपको कर सकता है कि पढ़ने में या बोलने में आपको शुद्ध लगेगा मैं चलता चलता थक गया, लेकिन यह अशुद्ध है। क्या होगा इसका शुद्ध रूप, इसका शुद्ध रूप होगा मैं चलते चलते थक गया। और यदि आपने हमारी पहली कक्षा भी की होगी तो आपको याद होगा वहाँ पर एक वाक्य आया था विकल्प में, वह चलते चलते खा रही है। तो आपको याद रखना है चलता चलता चलती चलती नहीं होता, शुद्ध होता है चलते चलते। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं चलते चलते थक गया। अब चौथा क्या था, वहाँ भारी भरकम भीड़ थी। देखिए यह भी हम सामान्यतः बोलचाल में बोलते हैं कि वहाँ भारी भरकम भीड़ है, भारी भरकम भीड़ थी, लेकिन यह भी आपका अशुद्ध होगा। यहाँ पर क्या होगा, भरकम नहीं आएगा। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा वाक्य का, वहाँ भारी भीड़ थी। तो यहाँ पर पूछा था हमसे शुद्ध वाक्य, वो था आपका विकल्प नंबर 2। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तुम सबसे सुंदर हो। बाकी के तीनों विकल्पों का हमने आपको शुद्ध रूप यहाँ पर बता दिया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न संख्या 97 को देखते हैं। किस वाक्य में पुनरुक्ति संबंधी दोष है, यानी कि पुनरुक्ति हो रही है, रिपीटेशन किस सेंटेंस में, किस वाक्य में हो रहा है। पहला वाक्य है, राजस्थान में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। दूसरा, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तीसरा, वे सज्जन पुरुष हमारे यहाँ रहेंगे। और चौथा, हत्यारे को मृत्युदंड दिया गया। अब एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो देखिए पहला है,
राजस्थान में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। तो यह तो आपका शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध कब होता? जब यह कह देता कि राजस्थान में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो पुनरुक्ति की अशुद्धि होती, जो कि हमने पहले एक प्रश्न में किया भी था। दूसरा है सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो देखिए यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर यदि कहता सप्रसंग सहित व्याख्या कीजिए तो आपकी पुनरुक्ति होती। तीसरा है वे सज्जन पुरुष हमारे यहाँ रहेंगे, यह आपका अशुद्ध है। और चौथा है हत्यारे को मृत्युदंड दिया गया, यह भी शुद्ध है। यदि वाक्य होता हत्यारे को मृत्युदंड की सजा दी गई तो वहाँ पर पुनरुक्ति होती और वाक्य अशुद्ध हो जाता। तो यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है? तीसरा, वे सज्जन पुरुष हमारे यहाँ रहेंगे। यह आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। क्यों? तो देखिए यहाँ पर क्या अशुद्धि है, आपको पढ़ने में लगेगा कि यह तो शुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई अशुद्धि नहीं है, लेकिन सज्जन पुरुष ही होता है। स्त्री के लिए तो सज्जन प्रयोग में नहीं लेते, तो यहाँ पर पुरुष नहीं आएगा और उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सही वाक्य क्या बनेगा? शुद्ध वाक्य वे सज्जन हमारे यहाँ रहेंगे, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा। अब 98वां प्रश्न, किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किसका? तो देखिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धि आपको बतानी है। पहला वाक्य है आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। दूसरा, तुम तुम्हारा काम करो। तीसरा, पिताजी ने मुझसे कहा। और चौथा, हम अपनी कक्षा में गए। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है सर्वनाम का सही प्रयोग किस वाक्य में नहीं है। पहला है आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, तो यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर आपको क्या शुद्धि देता है? कभी कभी आपका उत्तर मेरे से अच्छा है, तो वहाँ आपका वाक्य अशुद्ध होता है और शुद्ध वाक्य बनता है आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। दूसरा वाक्य है तुम तुम्हारा काम करो, यह आपका अशुद्ध वाक्य हो गया। यहाँ पर तुम्हारा के स्थान पर क्या होगा? तुम अपना काम करो। और पूछा क्या है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तीसरा वाक्य क्या था? पिताजी ने मुझसे कहा, बिल्कुल शुद्ध है। और चौथा, हम अपनी कक्षा में गए, यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर अशुद्ध था ऑप्शन नंबर 2, उसका शुद्ध रूप क्या होगा? तुम अपना काम करो। 99वां प्रश्न, किस वाक्य में सही क्रिया रूप प्रयुक्त हुआ है? यानी कि क्रिया सही रूप से किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? देखिए यहाँ पर किस लिखा हुआ है, किसी लिखा हुआ है, यह किस होगा। पहला वाक्य है अब तुम जाइए। दूसरा, दूध और मिठाई खाकर सो गया। तीसरा, उसने मुझे गाली निकाली। और चौथा, यह आप पर निर्भर है। तो यहाँ पर आपको बताना है सही क्रिया रूप किस में है। पहला है अब तुम जाइए, तो देखिए यह क्या है? यह आपका अशुद्ध वाक्य है। क्या होगा यहाँ पर? अब तुम की जगह होगा अब आप जाइए। और यदि आप तुम लिखेंगे तो वाक्य क्या बनेगा? अब तुम जाओ। फिर देखिए अगला है दूध और मिठाई खाकर सो गया। तो देखिए यह क्या होगा? यह आपका होगा अशुद्ध वाक्य। यहाँ पर क्या होगा? दूध पीकर। तो देखिए यहाँ पर आपका वाक्य होगा, जैसे यदि हम माने कि बालक दूध और मिठाई खाकर सो गया, तो शुद्ध वाक्य होगा बालक दूध तो खा नहीं सकता, तो दूध क्या होगा? पिया जाएगा। बालक दूध पीकर और मिठाई खाकर सो गया, यह इसका शुद्ध वाक्य होगा। फिर देखिए तीसरा, उसने मुझे गाली निकाली। तो यह भी आपका अशुद्ध है, क्योंकि गाली या तो दी जाती है या बकी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसके स्थान पर दी। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? उसने मुझे गाली दी। और चौथा है यह आप पर निर्भर है। तो यह एकदम सही वाक्य है। और आपको बताना है क्रिया रूप कहाँ पर सही से प्रयुक्त हुआ है, तो वह हुआ है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब हम देखिए
शतक हमारा पूरा हो गया है। 100वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं। तो 100वां प्रश्न अब हम देखते हैं। वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, यानी कि आपको वचन संबंधी अशुद्धि बतानी है। किस वाक्य में हो सकता है विकल्पों में कोई और भी अशुद्धि हो, लेकिन आपको बतानी है सिर्फ वचन संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। पहला है अभी 3 बजे हैं। दूसरा वाक्य है अनेकों लोग बिना टिकट घुस आए। तीसरा आज आपके दर्शन हो गए। और चौथा ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। तो देखिए एक एक करके इन वाक्यों को देखते हैं। सबसे पहला है अभी 3 बजे हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है अनेकों लोग बिना टिकट घुस गए, तो यह आपका अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि अनेकों ना होकर के क्या होता है, बहुवचन रूप होता है अनेक, ना कि अनेकों। फिर शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, अनेक लोग बिना टिकट घुस गए। तीसरा विकल्प है आज आपके दर्शन हो गए, यह भी शुद्ध है। और चौथा ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं, यह भी शुद्ध है। पूछा क्या था, वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और शुद्ध वाक्य क्या होगा, अनेक लोग बिना टिकट घुस गए। अब प्रश्न नंबर 101, किस वाक्य में कारक का सही प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कारक का सही प्रयोग किस वाक्य में है, और जिन वाक्यों में सही प्रयोग नहीं हुआ होगा उनका शुद्ध रूप हम आपको बताएंगे। पहला वाक्य है अपराधी को रस्सी बांधकर ले गए। देखिए यह हमने शुरुआत में भी किया था। दूसरा देखते हैं 5 बजने को 10 मिनट हैं। तीसरा मेरी राय में आप चले जाइए। और चौथा यह सही दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। तो देखिए पहला वाक्य क्या दे रखा है आपको, अपराधी को रस्सी बांधकर ले गए, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा, देखिए पहले भी हमने आपको यह बताया है, पुनः यहाँ पर बता देते हैं। शुद्ध वाक्य होगा अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए। क्या होगा शुद्ध वाक्य, अपराधी को रस्सी से बांधकर ले गए, यह इसका शुद्ध रूप होगा। दूसरा है 5 बजने को 10 मिनट हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा अशुद्ध वाक्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर को के स्थान पर क्या आएगा, मैं। और शुद्ध वाक्य हो जाएगा 5 बजने में 10 मिनट हैं। तीसरा मेरी राय में आप चले जाइए, यह एकदम सही वाक्य है। और आपसे पूछा है कारक का सही प्रयोग, तो वह किया गया है विकल्प संख्या 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा वाक्य देख लेते हैं और उसका भी शुद्ध रूप लिख लेंगे। सही दवा रोग को समूल से नष्ट कर देती है। तो देखिए यह हमने शुरुआत में भी किया है, अशुद्ध वाक्य है, यहाँ पर से नहीं आएगा। और शुद्ध रूप क्या होगा, सही दवा रोग को समूल नष्ट करती है, या फिर सही दवा रोग को मूल से नष्ट करती है। यहाँ भी आप लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे। वैसे हमने शुरुआत में आपको यह बता भी दिया था, या तो समूल नष्ट करती है या फिर मूल से नष्ट करती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है। पहला है उसने अध्यक्ष को आदेश दिया। दूसरा उसने अध्यक्ष को निवेदन किया। तीसरा उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको 2 विकल्पों में कन्फ्यूज़न होगा, पर हम आपको एक एक करके सभी विकल्पों को बताते हैं। तो देखिए पहला है उसने अध्यक्ष को आदेश दिया। तो देखिए अध्यक्ष को तो कोई आदेश दे ही नहीं सकता, तो यह आपका अशुद्ध वाक्य हो गया। दूसरा है उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, तो यह आपका सही है, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। तीसरा है उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। अब देखिए आपको सबसे ज़्यादा सही यहाँ पर लगेगा कौन सा, विकल्प संख्या 3, लेकिन वह आपका अशुद्ध है। और शुद्ध कौन सा है, ऑप्शन नंबर
2। तो आपको याद रखना है शुद्ध वाक्य कौन सा है, उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 103, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। पहला है, उसने गुरुजी को कहा कि उसे माफ़ करें। दूसरा, गुरुजी को कहा कि वह उसे माफ़ कर दे। तीसरा, उसने गुरुजी को बताया कि वह उसे माफ़ कर दे। और चौथा, उसने गुरुजी से निवेदन किया कि आप मुझे माफ़ करें। तो देखिए यहाँ पर अब हम एक एक करके देखते हैं। अच्छा प्रश्न है यह भी। पहला है, उसने गुरुजी को कहा कि उसे माफ़ करें। सामान्यतः हो सकता है आपको यह शुद्ध लगे, लेकिन यह है आपका एक अशुद्ध वाक्य। दूसरा, गुरुजी को कहा कि वह उसे माफ़ कर दे। तो देखिए यहाँ पर गुरुजी को आप सदैव आदर देते हैं, यहाँ पर अनादर की भावना है, तो यह भी अशुद्ध हो जाएगा। तीसरा है, उसने गुरुजी को बताया कि वह उसे माफ़ कर दे। तो पहली चीज़, आप अपने गुरु को कुछ ऐसे बताते नहीं हैं, और दूसरा वही कि दे, तो यह भी अशुद्ध हो गया। चौथा है, उसने गुरुजी से निवेदन किया कि आप मुझे माफ़ करें। तो देखिए यह एकदम सही वाक्य है। आप अपने गुरु से निवेदन करते हैं और आदरपूर्वक वहाँ पर निवेदन किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उसने गुरुजी से निवेदन किया कि आप मुझे माफ़ करें। अब प्रश्न 104, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी कि शुद्ध वाक्य आपको बताना है। पहला है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। दूसरे, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तीसरा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। और चौथा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। तो देखिए पहला वाक्य क्या है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। तो देखिए पिछले यानी कि जो सोमवार बीत चुका, तो यानी कि यह तो अशुद्ध हो गया। दूसरा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, तो यह आपका सही वाक्य है, यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। शुद्ध वाक्य है, क्योंकि पिछले यानी कि बीते हुए सोमवार में, तो वहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, भूतकाल। तीसरा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। तो देखिए पिछला कहकर और भविष्यत काल बता रहा है, तो यह भी अशुद्ध। और चौथा था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, तो यह भी आपको क्या है, भूतकाल की बात भविष्य में बोल रहा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। अब 105वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला, एक फूलों की माला लाओ। दूसरा, कुत्ते का बच्चा प्यारा है। तीसरा, मैच देखने चलो। और चौथा, राम अधिक खाकर मर गया। देखते हैं इन वाक्यों को एक एक करके। पहला है, एक फूलों की माला लाओ। तो देखिए यह आपका अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, फूलों की एक माला लाओ, जैसे कि चाय का एक कप लाओ, खाने की एक थाली लाओ। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध वाक्य। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, फूलों की एक माला लाओ, यह इसका शुद्ध वाक्य होगा। दूसरा है, कुत्ते का बच्चा प्यारा है। तो यह भी आपका अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि कुत्ते का बच्चा नहीं होता, कुत्ते का होता है पिल्ला। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, कुत्ते का पिल्ला प्यारा है। तीसरा, मैच देखने चलो, यह आपका सही वाक्य है। और चौथा, राम अधिक खाकर मर गया। तो यह भी आपका अशुद्ध है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए खाकर के स्थान पर आएगा और खाने से मर गया। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, राम अधिक खाने से मर गया, यह इसका शुद्ध वाक्य होगा। तो देखिए यहाँ पर सही कौन सा था, ऑप्शन नंबर 3, मैच देखने चलो। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी के तीनों विकल्पों का शुद्ध रूप हमने आपको यहाँ पर बताया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
और प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। निम्नांकित वाक्य में से शुद्ध वाक्य है। पहला, परशुराम क्रोध में भराकर बोले। दूसरा, पुस्तक राम को दे दो। तीसरा, निस्वार्थ की भावना से काम करो। और चौथा, राम पत्र लिखने को बैठा। तो देखिए एक एक करके देखते हैं इन वाक्यों को। पहला है परशुराम क्रोध में भराकर बोले, तो यह आपका हो जाएगा अशुद्ध वाक्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आएगा भरकर बोले। और शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? परशुराम क्रोध में भरकर बोले। दूसरा है पुस्तक राम को दे दो, तो यह आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर हो जाएगा। पुस्तक राम को दे दो, यह शुद्ध वाक्य है। तीसरा है निस्वार्थ की भावना से काम करो, तो देखिए यह आपको पढ़ने में शुद्ध लगेगा लेकिन अशुद्ध है। आपको याद रखना है निस्वार्थ अपने आप में ही एक भावना है, तो यहाँ पर भावना नहीं आएगा। क्या होगा? शुद्ध रूप निस्वार्थ से काम करो। और चौथा है राम पत्र लिखने को बैठा, तो यह भी आपका अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर राम पत्र लिखने बैठा यानी कि को नहीं आएगा। और इसका शुद्ध रूप क्या होगा वाक्य का? राम पत्र लिखने बैठा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं इनके शुद्ध रूप भी। 107वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला, आप समय पर उपस्थित हों। दूसरा, जज ने मृत्यु दंड की सजा दी। तीसरा, ताज का सौंदर्य बेजोड़ है। और चौथा, यह विषय बहुत छोटा है। तो एक एक करके देखते हैं सभी वाक्यों को। पहला है आप समय पर उपस्थित हों, यह शुद्ध वाक्य है। दूसरा, जज ने मृत्यु दंड की सजा दी, तो देखिए यह आपका अशुद्ध हो गया। क्यों? तो हमने आपको बताया था जब एक पुनरुक्ति वाला प्रश्न आया था कि यह क्या दिखाता है? पुनरुक्ति। मृत्यु दंड क्या है? सजा ही है, तो यह आपका अशुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध रूप क्या होगा? तो देखिए शुद्ध रूप होगा जज ने मृत्यु दंड दिया, यह शुद्ध वाक्य होगा। यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर 2, जज ने मृत्युदंड की सजा दी, यह अशुद्ध है। शुद्ध रूप होगा जज ने मृत्युदंड दिया। तीसरा वाक्य क्या था? ताज का सौंदर्य बेजोड़ है, यह शुद्ध है। और चौथा, यह विषय बहुत ही छोटा है, तो यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। अब 108 प्रश्न, राम घर नहीं है वाक्य में अशुद्धि है। पहला, कारक संबंधी। दूसरा, लिंग संबंधी। तीसरा, वचन संबंधी। और चौथा, रचना संबंधी। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। आपको यहाँ पर पढ़ते ही पता चल रहा होगा कि वाक्य में कुछ तो छूटा हुआ है, कुछ मिसिंग है। तो हम पहले इसका शुद्ध रूप लिख लेते हैं। क्या होगा? राम घर पर नहीं है, यह इसका शुद्ध रूप होगा। अब यहाँ पर क्या मिसिंग था? पर। और पर क्या है? एक कारक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर क्या है? कारक संबंधी अशुद्धि है। और शुद्ध वाक्य क्या होगा? राम घर पर नहीं है। अब प्रश्न नंबर 109 देखते हैं। अशुद्ध वाक्य है, आक्रमणकारी 10-12 पशु हाँक ले गए। दूसरा, नदी पार कर ली। तीसरा, उसने मुझे गालियां दी। और चौथा, पगड़ी ओढ़कर आओ। आपको बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए पहला है आक्रमणकारी 10-12 पशु हाँक ले गए, तो यह एकदम सही वाक्य है। दूसरा है नदी पार कर ली, यह भी शुद्ध वाक्य है। तीसरा, उसने मुझे गालियां दी, तो बिल्कुल गालियां या तो दी जाती हैं या बकी जाती हैं, तो यह भी शुद्ध वाक्य हो गया। चौथा है पगड़ी ओढ़ कर आओ, यह आपका अशुद्ध है। पगड़ी पहनी जाती है, ना कि ओढ़ी। तो यहाँ पर क्या होगा? ओढ़ के स्थान पर आएगा पहन। और शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? पगड़ी पहनकर आओ। अब प्रश्न संख्या 110, हिंदी के प्रचार में अब भी बड़े बड़े संकट हैं, वाक्य में अशुद्धि है। पहला विकल्प है संज्ञा संबंधी अशुद्धि। दूसरा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि।
तीसरा विशेषण संबंधी अशुद्धि, या फिर चौथा परसर्ग संबंधी अशुद्धि। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वाक्य को शुद्ध रूप में लिख लेंगे। शुद्ध रूप लिखते हैं वाक्य का। वाक्य क्या दिया गया है, हिंदी के प्रचार में अब भी बड़े बड़े संकट हैं। इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। शुद्ध रूप इसका होगा, देखिए ध्यान से, हिंदी के प्रचार में अब भी बहुत संकट हैं। तो देखिए हमने पहले भी एक प्रश्न में किया था जहाँ पर क्या था, यह पुष्प बहुत बड़ा सुंदर है, तो वहाँ पर भी हमने क्या किया था, बहुत किया था। तो यहाँ पर क्या आएगा, बड़े बड़े के स्थान पर आएगा बहुत, यानी कि विशेषण यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा उत्तर, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए विशेष लिखा हुआ है, ये है आपका विशेषण। तो यहाँ पर विशेषण संबंधी अशुद्धि है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पहले वाक्य का शुद्ध रूप लिख लें, जिससे आप आसानी से यह देख पाएंगे कि यहाँ पर किस चीज़ से संबंधित अशुद्धि है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। तुमने हमारा नाक में दम कर दिया है, वाक्यांश में किस प्रकार की अशुद्धि है। विकल्प दिए गए हैं, पहला अव्यय संबंधी, दूसरी क्रिया संबंधी, तीसरा लिंग संबंधी, या फिर चौथा वचन संबंधी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों में वाक्य का शुद्ध रूप लिख लेंगे। तो लिखते हैं इसका शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध रूप होगा, तुमने, क्या दिया गया है यहाँ पर, तुमने हमारा नाक में दम कर लिया है, ये होगा तुमने हमारे नाक में दम कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमारी नाक में भी नहीं होगा, हमारे नाक में होगा। कर लिया है या कर दिया है, यहाँ पर दिया है तो हम भी यहाँ पर दिया है ही लिख लेते हैं। तो देखिए शुद्ध रूप क्या है, तुमने हमारे नाक में दम कर लिया है। यहाँ था तुमने हमारा, तो हमारा अशुद्ध है, इसके स्थान पर आएगा हमारे। तो अब यह किससे संबंधित अशुद्धि हो गई, तो यह हो गई आपके लिंग संबंधी अशुद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या 112, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको शुद्ध वाक्य बताना है। पहला वाक्य है, क्या आपने यह पुस्तक पढ़ ली है। दूसरा, मैं सकुशलता पूर्वक हूँ। तीसरा, लगभग 100 के करीब लोग आए। और चौथा, सप्रमाण सहित उत्तर दो। तो देखिए ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर वाक्यों में जो अशुद्धि है उसका हम आपको शुद्ध रूप बताएंगे, तो वह आपको जरूर याद रखनी है। सबसे पहला वाक्य क्या है, क्या आपने यह पुस्तक पढ़ ली है, तो यह आपका शुद्ध वाक्य। और आपसे क्या पूछा गया है, शुद्ध वाक्य, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम बाकी के तीनों विकल्पों में जो अशुद्धियां हैं उन्हें हम शुद्ध करके वाक्य का शुद्ध रूप लिखेंगे। दूसरा है, मैं सकुशलता पूर्वक हूँ, तो यह आपका अशुद्ध वाक्य है। क्यों, तो देखिए शुद्ध वाक्य होगा या तो मैं सकुशल हूँ, तो देखिए सकुशलता पूर्वक ना आकर के क्या आएगा, या तो सकुशल आएगा या फिर आएगा कुशलता पूर्वक। और इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या बन जाएगा, मैं सकुशल हूँ या फिर मैं कुशलता पूर्वक हूँ। फिर देखिए तीसरा वाक्य है, लगभग 100 के करीब लोग आए, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यह आपका अशुद्ध वाक्य होगा। और इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो देखिए शुद्ध रूप होगा या तो लगभग 100 लोग आए, तो देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर इसका शुद्ध रूप, लगभग 100 लोग आए, या फिर होगा क्या, 100 के करीब लोग आए।
100 के करीब लोग आए। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया शुद्ध रूप वाक्य का, या तो होगा लगभग 100 लोग आए या फिर 100 के करीब लोग आए। लगभग और करीब दोनों एक साथ नहीं आएंगे। चौथा है सप्रमाण सहित उत्तर दो। तो देखिए यह भी आपका अशुद्ध वाक्य है। क्यों? देखिए या तो होगा सप्रमाण उत्तर दो या फिर आएगा प्रमाण सहित उत्तर दो। तो यहाँ भी सप्रमाण और सहित एक साथ नहीं आएंगे। या तो शुद्ध रूप होगा सप्रमाण उत्तर दो या फिर प्रमाण सहित उत्तर दो। अब प्रश्न नंबर 113, इनमें से किस वाक्य में पदक्रम संबंधी अशुद्धि है? कौन सी अशुद्धि देखनी है आपको? पदक्रम संबंधी। हो सकता है विकल्पों में अन्य भी अशुद्धियाँ हों। तो पहला वाक्य है जिलाधीश ने मुझे बुलाए। दूसरा रोगी के प्राण पखेरु उड़ गया। तीसरा मंत्री ने कहा हमें गरीबी दूर करना है। और चौथा शुद्ध गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है। बताना है आपको क्या? पदक्रम संबंधी अशुद्धि। पहला वाक्य है जिला ने मुझे बुलाया। तो देखिए यहाँ पर है जिला अधिकारी ने मुझे बुलाए, तो यह आपका अशुद्ध है। यहाँ पर आप लिख लीजिए जिला अधिकारी। ये देखिए जो प्रिंट टाइपिंग वाले हैं उन्होंने कई जगह मिस्टेक कर दी है। जिला अधिकारी ने मुझे बुलाए, तो यहाँ पर क्या होगा? मुझे बुलाया। तो ये पदक्रम संबंधी अशुद्धि तो है नहीं, तो यानी कि आपका यह उत्तर नहीं होगा। दूसरा है रोगी के प्राण पखेरु उड़ गया। तो यह भी अशुद्ध है। यहाँ पर क्या होगा? उड़ गए। तो यह शुद्ध रूप क्या होगा? रोगी के प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि वचन संबंधी अशुद्धि। तीसरा मंत्री ने कहा हमें गरीबी दूर करना है। तो यह भी आपका अशुद्ध है। क्यों? तो देखिए गरीबी दूर करनी है, यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि हो गई। चौथा है शुद्ध गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है। यह भी आपका अशुद्ध है। शुद्ध गाय होती है या दूध होता है? तो यहाँ पर आपकी पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। पदक्रम आगे पीछे हो गया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब इसका शुद्ध रूप देख लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा शुद्ध रूप? शुद्ध रूप होगा गाय का शुद्ध दूध सेहत के लिए अच्छा है। सेहत के लिए कैसा है? अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर क्या था? चारों के चारों विकल्प में अशुद्धि थी, लेकिन आपको बताना वह था जिसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि हो। तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि किस में मिली? ऑप्शन नंबर 4 में। और हमने सभी यहाँ पर चारों विकल्पों का क्या देखा? शुद्ध रूप भी आपको बताया। अब प्रश्न नंबर 114 देखते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य है पहला कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। दूसरा तुम वापस लौट जाओ। तीसरा जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। और चौथा सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए अब इसे आप आराम से कर पाएंगे। पहला आप जानते हैं पहला वाक्य क्या है? कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। तो कई बार हम कर चुके हैं कि यह अशुद्ध होता है। या तो कृपया शीघ्र उत्तर दें या फिर शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। फिर देखिए दूसरा क्या है? यहाँ पर दूसरा है तुम वापस लौट जाओ। तो देखिए कई लोगों को यह शुद्ध लगेगा और महत्वपूर्ण भी है, लेकिन यह वाक्य है अशुद्ध। क्यों? तो देखिए यहाँ पर लौट नहीं आएगा। क्या होगा? तुम वापस जाओ। रिटर्न, जैसे इंग्लिश में रिटर्न बैक नहीं होता, सिर्फ रिटर्न होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वापस लौट जाओ नहीं होगा, तुम वापस जाओ होगा। तीसरा है सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए ये हमने अभी किया, यह भी आपका अशुद्ध है। ये चौथा हो गया। देखिए चौथा क्या है? सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो हम जानते हैं यहाँ पर या तो क्या आएगा? या तो सप्रमाण आएगा, हमने अभी किया यह वाक्य तो, या फिर क्या आएगा?
प्रमाण सहित। और शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? शुद्ध वाक्य बनेगा आपका क्या? सप्रमाण उत्तर दीजिए या फिर प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अब तीसरा विकल्प क्या था? जज ने उसे मृत्युदंड दिया, तो यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब 115वां प्रश्न, किस वाक्य में सर्वनाम का गलत प्रयोग हुआ है? यानी कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धि आपको यहां पर बतानी है। देखते हैं विकल्प। पहला है जिसने भी खाया उसने ही सराहा। दूसरा, तुम तुम्हारा काम करो। तीसरा, मैंने अपना कार्य कर लिया है। और चौथा, जो जागता है सो पता है। यहाँ पर लिखा है लेकिन ये होगा सो पाता है। जो जागता है सो पाता है। देखिए इसको हम सही से लिख लेते हैं। क्या होगा ये होगा पाता है। तो देखिए पहला विकल्प क्या है? जिसने भी खाया उसने ही सराहा। बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। किसी ने इतना लजीज भोजन बनाया होगा कि जिसने भी खाया उसने ही सराहा। दूसरा, तुम तुम्हारा काम करो। तो देखिए यह आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा के स्थान पर क्या आएगा? तुम अपना काम करो। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर हो गया। ये अपना तुम्हारा क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि दूसरे वाक्य में है। तीसरा क्या था? मैंने अपना कार्य कर लिया है, यह शुद्ध है। और चौथा, जो जागता है सो पाता है, यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 116वां प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? तो आपको बताना है क्रिया संबंधी अशुद्धि किस में है। पहला, उसने इंतजार देखा। दूसरा, उसने मुझे गाली दी। तीसरा, कुएं पर कौन पानी भर रहा है। और चौथा, मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। तो देखिए पहला वाक्य क्या है? उसने इंतजार देखा। तो देखिए इंतजार या प्रतीक्षा क्या होता है? देखा नहीं जाता, किया जाता है। यानी कि यह आपका अशुद्ध वाक्य होगा। और देखा की स्थान पर क्या आएगा? किया। और वाक्य क्या हो जाएगा शुद्ध रूप? उसने इंतजार किया। तो यहाँ पर ये क्रिया की अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाक्य क्या था? उसने मुझे गाली दी, बिल्कुल सही है। तीसरा, कुएं पर कौन पानी भर रहा है, यह भी सही है। और चौथा, मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, यह भी शुद्ध वाक्य है क्योंकि मुझे एग्जाम पास करना है। 117वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। आपको शुद्ध वाक्य यहाँ पर छांटना है। पहला, आपकी समस्या का उत्तर मेरे पास है। दूसरा, दरअसल वह आया ही नहीं। तीसरा, प्रातः काल के समय वातावरण शांत रहता है। और चौथा, हमारे के सभी दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं? हमारे, यहाँ पर आएगा आपके पास राज्य के सभी दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो देखिए एक एक करके वाक्यों को देखते हैं। शुद्ध वाक्य छांटना है। पहला है, आपकी समस्या का उत्तर मेरे पास है। तो यह अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि देखिए समस्या का होता है समाधान और प्रश्न का होता है उत्तर। तो यहाँ पर उत्तर के जगह स्थान पर क्या आएगा? समाधान। और शुद्ध रूप क्या होगा वाक्य का? आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। दूसरा है, दरअसल वह आया ही नहीं। तो यह आपका सही वाक्य है। यानी कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दरअसल वह आया ही नहीं। तीसरा क्या है? प्रातः काल के समय वातावरण शांत रहता है। यह आपका अशुद्ध है, पहले भी आ चुका है। तो क्या होगा? यहाँ पर के समय के स्थान पर क्या आएगा? प्रातः काल में वातावरण शांत रहता है। चौथा, हमारे राज्य के सभी दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो यह भी अशुद्ध है। या तो होगा हमारे राज्य के सभी स्थल दर्शनीय हैं या फिर सभी स्थल देखने योग्य हैं। अब 118वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। आपको अशुद्ध वाक्य छांटना है। पहला, अधिकतर लोगों का यही विचार है। दूसरा, इस समय 5 बजा है। तीसरा, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। और चौथा, वे सच्चे इंसान थे।
तो देखते हैं, पहला, अधिकतर लोगों का यही विचार है, सही वाक्य है। दूसरा, इस समय 5 बजा है, तो यह अशुद्ध है। क्या होगा? इस समय 5 बजे हैं, वचन संबंधी अशुद्धि। और आपसे पूछा भी अशुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्या है? हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए, शुद्ध वाक्य है। और चौथा, वे सच्चे इंसान थे, यह भी शुद्ध वाक्य है। अब 119वां प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, 1-2 प्रश्न और हैं और आपका यह अध्याय पूरा होने में है। 119वां प्रश्न है, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यानी कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धि बतानी है। पहला, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। दूसरा, उसने मुझसे कहा। तीसरा, जिसने भी खाया है, सराहा है। और चौथा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो देखिए, इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, यह आपका अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि मेरे को के स्थान पर आएगा मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, या फिर मुझको कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। शुद्ध रूप क्या होगा? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा या मुझको कुछ भी याद नहीं आ रहा। दूसरा क्या था? उसने मुझसे कहा, बिल्कुल शुद्ध है। तीसरा, जिसने भी खाया है, सराहा है, बिल्कुल शुद्ध है। और चौथा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, यह भी शुद्ध वाक्य है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 120वां प्रश्न देखते हैं। किस वाक्य में सही विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, यहाँ पर इसके स्थान पर आएगा किस। काफ़ी सारी यहाँ पर प्रिंट जो है टाइपिंग मिस्टेक कर दी हैं, तो एक तो उन्हें भी बोला जाएगा कि आगे से ध्यान रखें, और ये सारी चीज़ें सही कराकर आपको फिर PDF दी जाएगी। पहला वाक्य है, किसी और दूसरे से सहायता मांगूंगा। दूसरा, देखिए यहाँ पर ये विकल्प संख्या 2 है, ये 3 है और ये 4 है। सुनकर मुझे भारी दुख हुआ। तीसरा, प्रत्येक बच्चे को 10-10 रुपये दे दें। और चौथा, सभी बच्चों को 10-10 रुपये दे दें। आपको बताना है सही विशेषण कहाँ प्रयुक्त हुआ है। पहला वाक्य, किसी और दूसरे से सहायता मांगूंगा। तो देखिए, यह आपका वाक्य हो गया अशुद्ध। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरे से नहीं आएगा। क्या होगा शुद्ध वाक्य? किसी और से सहायता मांगूंगा या फिर दूसरे से सहायता मांगूंगा। दूसरा है, सुनकर मुझे भारी दुख हुआ। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा? यह भी अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि भारी के स्थान पर आएगा बहुत, और शुद्ध रूप होगा सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तीसरा है, प्रत्येक बच्चे को 10-10 रुपये दे दें। तो देखिए, यह हमने बताया था कि यह भी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक होगा तो सिर्फ एक बार आएगा, यानी कि प्रत्येक बच्चे को 10 रुपये दे दें और सभी बच्चों को 10-10 रुपये दे दें, यह आपका शुद्ध है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा, सभी बच्चों को 10-10 रुपये दे दें। इसके अलावा जो तीनों विकल्प थे उनका सही रूप, शुद्ध रूप हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब 121वां प्रश्न, इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। पहला, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। दूसरा, मैं उसके घर कई बार जा आया हूँ। तीसरा, बुरे वक्त के आने पर लोग घबरा जाते हैं। चौथा, अपने परस्पर में सहयोग करना चाहिए। तो देखिए, पहला क्या है? आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। देखिए, यह महत्वपूर्ण वाक्य है, हमने आपको शुरुआत की कक्षा में ही ये बताया भी था। यह अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि भरोसा रखा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होगा? शुद्ध वाक्य, आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं। अब हम आपके लिए यहाँ भी लिख देते हैं जिससे आपको याद रहे। तो देखिए, भरोसा क्या है? भरोसा रखा जाता है। और विश्वास जो है किसी भी व्यक्ति पर, विश्वास किया जाता है। तो अब आप ये चीज़ याद रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है इन चीज़ों में, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। दूसरा, मैं उसके घर कई बार जा आया हूँ।
तो यह एकदम सही वाक्य है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैं उसके घर कई बार जा आया हूँ। अब बाकी के विकल्पों का भी शुद्ध रूप देख लेते हैं। बुरे वक्त के आने पर लोग घबरा जाते हैं, तो यह आपका अशुद्ध होगा। क्यों? तो देखिए, बुरे वक्त में लोग घबरा जाते हैं, तो यहाँ पर के आने पर नहीं आएगा, इसके स्थान पर होगा में। बुरे वक्त में लोग घबरा जाते हैं। तीसरा, अपने परस्पर में सहयोग करना चाहिए, तो यह भी आपका गलत है। यहाँ पर देखिए, अपने के स्थान पर क्या आएगा? हमें, और यहाँ पर में नहीं आएगा। हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। 122वां प्रश्न, इनमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। पहला, अधिकतर लोगों ने मेरी बात दोहराई है। दूसरा, चोर बहुत तेज भागा। तीसरा, उसने मुझे खाने को बुलाया है। और चौथा, सब लोग अपनी अपनी राय दें। तो देखिए, पहला वाक्य क्या है? अधिकतर लोगों ने मेरी बात दोहराई है, बिल्कुल शुद्ध है। दूसरा, चोर बहुत तेज भागा, यह भी सही वाक्य है। तीसरा, उसने मुझे खाने को बुलाया है, कुछ खाने तो बुलाया होगा, तो यह आपका अशुद्ध वाक्य है। क्या होगा इसका शुद्ध रूप? तो देखिए, शुद्ध रूप हम लिख लेते हैं। उसने मुझे खाना खाने को बुलाया है। तो देखिए, खाना खाने को बुलाया है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। फिर चौथा, सब लोग अपनी अपनी राय दें, तो हम जानते हैं जहाँ सब होंगे वो अपनी अपनी करेंगे, और जहाँ प्रत्येक होगा या एक प्रत्येक होगा तो उसमें एक ही बार आता है, यानी कि यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। पूछा था आपसे अशुद्ध वाक्य, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, उसने मुझे खाने को बुलाया है, यह अशुद्ध है। और शुद्ध रूप होगा, उसने मुझे खाना खाने को बुलाया है। अब 123वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। दूसरा, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। तीसरा, उसने हस्त मुक्त धन लुटाया। या फिर चौथा, उसने मुक्त हस्त से धन पहुंचाया। अब देखिए, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से आप इसको याद रखेंगे। तो पहला है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यह बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य क्या है इसका? उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। अब 124वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। पहला, उसकी पत्नी बड़ी लजीज है। दूसरा, कपड़ा बहुत लजीज है। तीसरा, खीर बहुत लजीज है। और चौथा, नायका बहुत लजीज है। तो देखिए, दो विकल्पों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जो पेपर बनाने वाला व्यक्ति था वो कुछ अलग ही मूड में था। तो देखिए, पहला बिल्कुल गलत है, उसकी पत्नी बड़ी लजीज है, आप किसी की पत्नी को खाएंगे थोड़ी। दूसरा, कपड़ा बहुत लजीज है, तो यह भी अशुद्ध है, कपड़ा थोड़ी खाया जाता है। तीसरा, खीर बहुत लजीज है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा, खीर बहुत लजीज है। और चौथा, नायका बहुत लजीज है, तो यह भी गलत होगा, आप नायका को थोड़ी खाएंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और देखिए अंतिम 2-3 प्रश्न अब हमारे बचे हैं। अंतिम 3 प्रश्न हैं। 125वां प्रश्न, अशुद्ध वाक्य छांटिए। पहला, इसके बाद क्या हुआ। दूसरा, तुम सबसे सुंदर हो। तीसरा, मेरे पास केवल एक घड़ी है। और चौथा, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। तो देखिए, पहला क्या है, इसके बाद क्या हुआ, तो यह शुद्ध वाक्य है। दूसरा, तुम सबसे सुंदर हो, बिल्कुल शुद्ध है। तीसरा, मेरे पास केवल एक घड़ी है, यह भी शुद्ध है। चौथा, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, यह अशुद्ध है। इससे मिलता जुलता वाक्य हम पहले कर चुके हैं, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब इसका शुद्ध रूप देखते हैं क्या होगा। तो देखिए, शुद्ध रूप होगा, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। तो देखिए क्या होगा शुद्ध रूप, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से
अच्छा है। अब आपको वह वाक्य भी याद आ गया होगा जो हमने किया था, मेरा उत्तर आपके उत्तर से अच्छा है। अब 126वां प्रश्न, अशुद्ध वाक्य छांटिए। पहला, आत्मा अमर है। दूसरा, वह गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। तीसरा, असत्य बोलना उसकी आदत था। और चौथा, वह अपनी धुन में जा रही है। तो पहला वाक्य क्या है? आत्मा अमर है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। दूसरा, वह गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, यह भी सही है। तीसरा, असत्य बोलना उसका आदत था, यह गलत है। असत्य बोलना उसकी आदत थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर होगा। और चौथा, वह अपनी धुन में जा रही है, यह भी शुद्ध वाक्य है। अब इस अध्याय का अंतिम प्रश्न 127वां प्रश्न, शुद्ध वाक्य छांटिए। पहला, इन्हें एक पुत्र है। दूसरा, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। तीसरा, यह मेरा पुस्तक है। और चौथा, भारत में अनेकों जातियां हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला है इन्हें एक पुत्र है, तो यह अशुद्ध है। क्या होगा इसका शुद्ध रूप? आप ध्यान रखिए, इसका शुद्ध रूप होगा इनके एक पुत्र है। क्या होगा शुद्ध रूप? इनके एक पुत्र है। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण वाक्य भी है, आप इसे याद रखिएगा। दूसरा, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, तो यह बिल्कुल सही है। हमने आपको कल की कक्षा में बताया था बंदूक क्या है? एक अस्त्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। अब तीसरा विकल्प क्या है? यह मेरा पुस्तक है, तो यह भी गलत है। क्या होगा? यह मेरी पुस्तक है। और तीसरा है भारत में अनेकों, चौथा है भारत में अनेकों जातियां हैं, तो यह भी गलत है। शब्द शुद्धि में बताया हमने आपको, अनेकों के स्थान पर क्या होता है? अनेक। उत्तर था इसका ऑप्शन नंबर 2। और इसी के साथ हमने आपका वाक्य शुद्धि जो अध्याय है वो पूरा कर लिया है। तो आपका वाक्य शुद्धि अध्याय पूरा हो चुका है और इसकी पीडीएफ हम आपको करेक्शंस करवा के इसमें जो आपकी यहाँ पर वेबसाइट है उस पर डलवा दी जाएगी और हम टेलीग्राम पर भी डलवा देंगे। तब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज करें, वेबसाइट और टेलीग्राम विजिट करें जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ।